नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों के मकानों को बीते दिनों में बुलडोजर से गिरा दिया है। इसमें एक ऐसे मकान को भी गिरा दिया गया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था। खरगोन के जिला प्रशासन ने खसखसबाड़ी व कुछ अन्य इलाकों में मकानों को गिराए जाने की कार्रवाई की थी। खसखसबाड़ी में ऐसे 12 घरों को गिराया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बिड़ला मार्ग पर बना एक मकान हसीना फकरू का था। उनके पति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह मकान मिला था। 60 साल की हसीना ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सोमवार सुबह नगर पालिका के कर्मचारी बुलडोजर के साथ आए, उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला और कुछ ही मिनटों में उनका घर गिरा दिया गया। हसीना के परिवार में उनके अलावा 7 लोग हैं, जिसमें 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उनके बेटे अमजद खान ने कहा कि वे लोग 30 सालों से इस इलाके में एक प्लॉट में रह रहे थे। बता दें कि खरगोन में रामनवमी पर निकले जुलूस के बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे और हिंसा हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक और जहां देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी के मौके पर हिंसा और दंगे हुए हैं, इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि रामनवमी पर यूपी में 800 से ज्यादा जगहों पर जुलूस निकाले गए, लेकिन कहीं कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। दंगा फसाद तो दूर की बात है। लखनऊ में लालजी टंडन की जयंती पर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि परसों रामनवमी थी। यूपी में 25 करोड़ की आबादी रहती है। 800 स्थानों पर रामनवमी पर शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे। साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगा फसाद की बात तो दूर है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित करता है। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि राज ठाकरे को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अजित पवार ने कहा कि जब सही समय आएगा वो इस मामले पर जरूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। बता दें, राज ठाकरे चेतावनी दे चुके हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार लिए जाएं, नहीं तो उनके सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। एक बार पहले चेतावनी दे चुके राज ठाकरे ने अब कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 मई से उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। न्यूयॉर्क में 2 सिखों पर हमला हुआ है। यह हमला मंगलवार को हुआ। भारत के दूतावास ने इस हमले की निंदा की है और कहा कि वो मामले की जांच कर रही पुलिस के संपर्क में है। दूतावास ने कहा है कि इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले कनाडा में गाजियाबाद के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में सिख समुदाय के लोगों पर हमले की खबरें लगातार आती रहती हैं और इसे लेकर सिख समुदाय लगातार आवाज भी उठाता रहा है। अमेरिका, कनाडा सहित कई देशों में बड़ी संख्या में सिख पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं। सिख समुदाय के लोगों पर हमला मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ। 10 दिन पहले सिख समुदाय के एक और शख्स पर इसी जगह हमला हुआ था। ये हमला रिचमंड हिल्स इलाके में हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. येचुरप्पा से इस्तीफा मांग सकते हैं। येचुरप्पा के खिलाफ ठेकेदार संतोष पाटिल को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगा है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वहीं बुधवार को मैसूर में येचुरप्पा ने कहा था कि अगर बोम्मई इस्तीफा मांगते हैं तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं सीएम मुंबई ने कहा कि एक एफआईआर दर्ज की गई है, मैं येचुरप्पा से बात करूंगा। हम कुछ मुद्दों पर फोन पर चर्चा करेंगे और कुछ मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करेंगे। मुझे नहीं पता कि येचुरप्पा ने क्या कहा है, मैं उनके साथ चर्चा करने के बाद पता लगाऊंगा। इस बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज सुबह राज्यपाल थावरचंद गहलोत से संपर्क किया और येचुरप्पा को राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली में खुद को गौरक्षक बताने वाले 10 से 15 लोगों के समूह ने गौवध के संदेह में एक फार्म हाउस की देखभाल करने वाले को कथित तौर पर पीट कर मार डाला। 2 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि घटना सोमवार को हुई, जिसमें यहां द्वारका के छावला क्षेत्र में एक फार्म हाउस की देखभाल करने वाले राजाराम की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सूचना मिली थी कि पुरुषों का एक समूह गौवध कर रहा है और इलाके में मांस बेच रहा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाती, खुद को गौरक्षक बताने वाले 10 से 15 अज्ञात लोग फार्म हाउस पहुंच गए और अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये जो घटना जहां हुई वो पुलिस स्टेशन से 500 मीटर ही दूर बताई जा रही है। राजाराम की पत्नी का कहना है कि वो 8 गायों की देखभाल करते हैं, गायों को नहीं मारते हैं। उनका कहना है कि केवल उनके पति को ही गाय का दूध निकालना आता था। अब क्या होगा अगर गाय वाले अपनी गायें वापस ले लेते हैं? उनके 4 बच्चे हैं और जीने के लिए पैसे भी नहीं। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ ना बोलने पर भारत को G7 की मीटिंग से दूर रखने पर जर्मनी विचार कर रहा है। जर्मनी 26 से 28 जून तक ग्रुप 7 देशों की मीटिंग होस्ट करने वाला है, लेकिन इसमें भारत को ना बुलाने पर विचार किया जा रहा है।
ब्लूमबर्ग ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है। सूत्रों ने कहा कि G7 मीटिंग में जर्मनी, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को गैस के तौर पर शामिल करने पर विचार कर रहा है। दरअसल गैस लिस्ट यूक्रेन पर हमले से पहले ही तैयार की गई थी, जिसमें भारत भी था, लेकिन अब इस लिस्ट को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। ब्लूमबर्ग से बातचीत में जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टेफन हेवेस्टेट ने कहा कि जल्द ही G7 की गैस लिस्ट फाइनल की जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्यकर्ता पीटीआई के सोशल मीडिया विभाग से जुड़े हैं और इन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज के मुखिया कमर जावेद बाजवा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक अभियान चलाया है। इमरान के प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद पीटीआई के कार्यकर्ता पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके निशाने पर सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका के साथ ही कमर जावेद बाजवा भी हैं। पीटीआई के 8 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पंजाब प्रांत के अलग अलग हिस्सों से हुई है और ये गिरफ्तारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया है क्योंकि कीव इस्तांबुल में हुए समझौते से भटक गया। पुतिन ने दावा किया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूक्रेन की अस्थिरता ने अंतिम समझौते को हासिल करना मुश्किल बना दिया और जब तक ये नहीं होता है हमारा सैन्य अभियान अपने पूर्ण अंत तक जारी रहेगा। उन्होंने रूस के सुदूर पूर्व में वोस्तोचन स्पेस लॉन्च सेंटर की यात्रा के दौरान कहा, सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लिया जाता। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन इस्तांबुल में रूसी वार्ताकारों के साथ बातचीत के दौरान किए गए प्रस्तावों से पीछे हट गया, जिसके परिणाम स्वरूप वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया और रूस के पास अपने आक्रामक रवैये के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन स्टेशन पर हुई फायरिंग को पुलिस ने आतंकी हमला नहीं माना है। फायरिंग में घायल हुए लोगों को नज़दीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसमें लगभग 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में फ्रैंक आर जेम्स नाम के शख्स की तलाश कर रही है। जेम्स की उम्र 62 साल है। हालांकि जेम्स ही हमलावर है, अभी पुलिस ने ऐसा नहीं कहा है। हमलावर ने गैस मास्क पहना हुआ था और लोगों पर गोलियां चलाने से पहले उसने धुआं फैलाने वाले 2 बम भी फेंके थे। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि संदिग्ध ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की वर्दी पहनी थी और साथ ही गैस मास्क भी पहना हुआ था। हालात को देखते हुए पुलिस, दमकल विभाग सहित तमाम एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।